क्या फिर से वही ट्रायंगल इस पूरे जो वर्तमान संकट है जो बांग्लादेश जैसे जल रहा है, और ये क्या लगता है आपको कि आज फिर वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों एक हो गए हैं? ये बांग्लादेश से ज्यादा इनका निशाना भारतवर्ष है, दिल्ली पर है जी। ये तो हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ जाना चाहिए, और बिल्कुल वही समन्वय शक्तियों का जिन्होंने बांग्लादेश की इमरजेंस को रोकने की हर कोशिश करी। और भारत को कहीं ना कहीं ये शेख हसीना के विरुद्ध नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा है आज के टाइम में कि ये पूरी की पूरी मुहिम जो भारत के खिलाफ हर कोशिश करी, जी तोड़ कोशिश करी बांग्लादेश को सृजन को रोकने के लिए। वो था अमेरिका, पाकिस्तान, चीन। अमेरिका ने बड़ा उकसाया था चीन को कि तुम भारत पे हमला कर दो, हमला कर दो, हमला कर दो, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हमने इनको रडार देने थे, हमने नहीं दिए, कि ये रडार गैप है, इस्तेमाल करो और वार करो इसके ऊपर। वो चाहते थे कि चीन हमला कर दे भारत। तो साहब वो जो थे जब वहाँ पे जब पूरी हमारी तैयारी हो गई, तब हमने जो मुक्ति बाहिनी को मदद करनी शुरू की। वो लोग बहुत, उनको पाकिस्तान की फौज बुरी तरह से पीट रही थी, हावी हो गई थी बेचारों के ऊपर। तो टैंक, तोपें सब इस्तेमाल, जेट फाइटर सब इस्तेमाल कर रहे थे, तो बेरहमी से लड़ रहे थे, मार काट हो रही थी। तो उसमें फिर क्या हुआ कि साहब फिर हमने जो है तैयारी जब हो गई तो हमने मुक्ति बाहिनी की मदद करनी शुरू करी। लाखों की तादाद में हमने मुक्ति बाहिनी ट्रेन करी, और उन्होंने पाकिस्तान की फौज के नाक में दम कर दिया, एम्बुश करके, रेड करके, पुल उड़ा के, कॉन्वॉयज पे हमला करके बड़ा इनको थका दिया 8 महीने। और चाणक्य नीति कहती है कि हमला करने के पहले जो है हमको जो कूट युद्ध का इस्तेमाल करना चाहिए, और कोवर्ट वॉर करनी चाहिए, डिस्टेबलाइज द टारगेट, ब्रेक हिज जियोपॉलिटिकल बैलेंस एंड देन स्ट्राइक। तो 8 महीने 9 महीने ये काम मुक्ति बाहिनी ने किया, थका दिया वो 4.5-5 डिवीजन जो थी बांग्लादेश में, हालत खस्ता हो गई उनकी। और फिर वहां पे जनरल नियाजी को पोस्ट किया गया था, और कोई पाकिस्तानी जनरल बांग्लादेश जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो लड़ाई हारनी ही हारनी। लेकिन ये इसने मौका देखा, ये भी मौका परस्त था। जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी मौका परस्त बंदा था, तो अपने इसने कहा ये मेरे को प्रमोशन का चांस है। इसने समझा कि मैं जाके स्थिति संभाल लूंगा तो मेरी वाहवाही होगी, अगला चीफ मैं बनूंगा, ये वो। तो ये वॉलंटियर होके बांग्लादेश में गया, ईस्टर्न कमांड का चीफ बना। इससे सीनियर भी थे, बट उनको बाईपास करके इसको ईस्टर्न कमांड का चीफ बनाया गया, क्योंकि बाकी सब जनरल साफ मना कर रहे थे कि साहब बहुत गलत कर रहे हैं आप, आवाम को इस तरह दबा कर कुचल कर आपका भला नहीं हो सकता। तो हमने काफी सारे जब रेड हुए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैं हमला करूंगा, मैं चुपचाप इंतजार नहीं करूंगा कि हिंदुस्तान हमला करे। वो जान रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन हो रही है हमारी, एंड उसने काउंटर अटैक शुरू कर दिए, भोगरा सेलिएंट वगैरह वगैरह यहाँ पे। और काफी जब उसने अटैक शुरू किए अपने टैंकों के साथ, तो भारत की फौज वैसे तैयार थी, मारा हमने उनके काफी। युद्ध तो नवंबर के महीने में शुरू हो गया था। तो याया खान उस वक्त वो दारू में धुत रहता था, वो भी बड़े रंगीन मिजाज के थे। जनरल रानी उनकी प्रोक्योरेस थी वहां पे, वो भी ऐश कर रहे थे बड़ा अपने आप को, वो तानाशाह बन के। he was a debauch, that man. सो और पाकिस्तान की बदकिस्मत थी कि उस वक्त वो पाकिस्तान का लीडर था लड़ाई के दौरान। तो बड़ा दारू पी के उसने फिर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया कि अब मैं युद्ध के मैदान पे जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद आप मुझे लड़ाई के मैदान में देखेंगे वगैरह वगैरह। वो ड्रंक उस वक्त वो, मतलब विस्की की बू तो नहीं आ रही थी कि उनकी जवान लड़खड़ा रही थी विस्की पे, ऑन द रेडियो पाकिस्तान पे। तो 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने, उसने अपने दिखाना, उसका फलसफा था डिफेंस ऑफ द ईस्ट इज इन द वेस्ट, कि हम वेस्ट में वार करेंगे ऐसा भीषण कि भारत को बांग्लादेश छोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा अपनी जान बचाने। तो उसके चलते उसने, उसकी जो एयरफोर्स थी पाकिस्तान की एयरफोर्स, उन्होंने
हमारी 6 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पे, अमृतसर वगैरह वगैरह, यहाँ पे हलवाड़ा, इस पे भारी हमला किया 3 दिसंबर की रात को। अफसोस उनके लिए कि इसकी खबर हमको रॉ के एजेंट के जरिए आ चुकी थी कि ये हमला करने वाले हैं, और नतीजन हमारे सारे एयर बेसेस बिल्कुल तैयार थे, जहाज कॉन्क्रीट पेंस में थे, और हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गने शने सब तैयार थी, और कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान हमारा। इक्के दुक्के जहाज जो कहीं खुले में थे तो वो नुकसान हुआ, इनका काफी नुकसान, 14 जहाज इनके गिराए गए। और उसी रात, क्योंकि हम पहले से तैयार थे, हमारे जो कैनबरा बॉम्बर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के एयर बेसिस पे भीषण पलटवार किया, ईस्ट में वेस्ट में दोनों। और अगले दिन वो जो है ये युद्ध शुरू हो गया, और हमारी फौजें बांग्लादेश में घुस गईं। फैसला ये हुआ था कि हमारा प्राइमरी थिएटर ईस्ट होगा, जहां पे हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। वेस्ट में हम ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे, मतलब छुटपुट हमले करेंगे, लेकिन ज्यादातर रोक के रखेंगे, जबकि मेन जो है वार हमारा ईस्ट में होगा। और उसके चलते हमने ऐसा किया। मात्र 13 दिन में हमारी फौजें पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 550 किलोमीटर घुस गई थी। याद है रूस की फौज को कितना, कोई 100-200 किलोमीटर अंदर जाने में कितनी मतलब जोर लगाना पड़ा है। वहां हमारी 550 किलोमीटर घुस के ढाका की राजधानी पे 3 ओर से कन्वर्ज हो गई हमारी फौजें, और हमने पैराड्रॉप किया। जो उसकी फौजें बॉर्डर पे थीं वो पीछे हट रही थीं ढाका आने के लिए, ढाका के बचाव के लिए। उनको हमने रास्ते में वो जो एक पुल था बड़ा उनकी, एक नदी के ऊपर, हाँ, उसको हमने पकड़ लिया पहले पैराट्रूपर भेज के, और वो पूरी ब्रिगेड जो आ रही थी उसको तहस नहस कर दिया। और फिर हमने मुड़ के ढाका पे नॉर्थ से हमला किया, और 13 दिसंबर को हमारी फौजें ढाका पहुंच चुकी थी। और तब फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ ने जनरल जेकब को बोला, जेक्स, गो इनटू ढाका एंड गेट अ सरेंडर, गेट देम टू सरेंडर। तो वो सीज फायर चाहते थे, पीस नेगोशिएशन चाहते थे कि यूएन के हस्तक्षेप से हमको जो है यहाँ से निकल जाने दिया जाए अपनी फैमिलीज के साथ, और ये वो इत्यादि इत्यादि। बट हेलीकॉप्टर लेके जनरल जेकब, ये है जनरल जेकब, बड़ा धड़ल्लेदार, वन ऑफ द मास्टर माइंड्स ऑफ दिस वॉर। तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए, ढाका के रेस कोर्स में उतरे, और वहां पे उन्होंने डांट लगाई। जो पाकिस्तानी खड़े थे भौचक्के रह के देख रहे थे, इधर जनरल साहब नहीं देखता, सलूट करना नहीं आता, सलूट कराओ। उन्होंने सलूट किया और बोला, कहाँ पे है तुम्हारा जनरल नियाजी, ले चलो हमको उनके पास। तो वो अपनी जीप लाए और उनको ले गए जनरल नियाजी के पास। जनरल नियाजी के ऑफिस में पहुंचे, बोलते हैं, नियाजी, द गेम इज अप, दीज आर द टर्म्स ऑफ सरेंडर, रीड देम and sign them. I'm giving you 30 minutes. और वो ऑफिस से निकल के बाहर सिगार लगा के टहलने लगे। सिगार पीते थे, बड़ा मोटा हवाना सिगार। तो आधे घंटे बाद उन्होंने घड़ी देखी, अंदर गए, Have you read them? उसको तो भौचक्का पड़ा था, क्योंकि उसके प्रीवियस दिन उसके ऊपर पिन पॉइंट बॉम्बिंग हुई थी नियाजी के ऊपर। हक्का बक्का हो जाता है एक बारी आदमी जब जान बाल बाल बची हो। तो वो तो थका हुआ था इतने दिनों की लड़ाई के बाद, 9-10 महीने लगातार, तो बहुत ही सुन्न पड़ा था। तो उसने बोला, हैव यू रेड देम? तो वो कुछ बोला नहीं मुंह से, बट वी डिडंट वांट टू सरेंडर, वी वांटेड सीज फायर। जनरल नियाजी, डू यू रियलाइज योर कंडीशन? तुम सब तरफ से घिरे हुए, मेरी फौजें आ गई हैं, कल रात तुम बाल बाल बचे हो बॉम्बिंग से, यू वांट मी टू सेट द एयर फोर्स ऑन यू अगेन? और तुम देख रहे हो तुम्हारे ढाका में मुक्ति बाहिनी घुस गए, और वो बकरे काटने वाले चाकू लेके आए हैं। तुम सारे, तेरे अफसरों और उनकी औरतों का जो हाल होगा वो फिर तुम्हारी जिम्मा होगा। तुमने जो इन लोगों के साथ बलात्कार किए हैं और ये सब किया है, ये तुम्हारे खून के प्यासे हैं।
अगर तुम बचना चाहते हो तो हमको सरेंडर कर दो, हम तुम्हें बचा के निकाल लेंगे। एक ही तरीका है तुम और तेरी फौज के पास इस वक्त। यू डोंट रियलाइज योर सिचुएशन यू आर इन, डू यू अंडरस्टैंड? ऊपर देख रहा था तो कहता आई टेक इट एज साइन 4:30 टुडे यू विल सरेंडर योर स्वॉर्ड टू जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। But I don't have a sword. Surrender your pistol. I don't have a pistol. Borrow it from your bloody ADC. इस तरह उसने उसको मतलब बिल्कुल धमका दिया। और बाद में नियाजी बोलता है हमदुर रहमान कमीशन को कि ही बुलिड मी इनटू सरेंडर। उन्होंने बोला तुम्हारे पास जनरल नियाजी 30,000 फौज थी ढाका में, तुम चाहे 1-1.5-2 महीना लड़ सकते थे और स्ट्रीट बाय स्ट्रीट फाइटिंग कर सकते थे जी। तुमने आत्मसमर्पण को क्यों किया? तो कहता है ही बुलिड मी इनटू सरेंडर। ये जवाब है नियाजी का। और नियाजी तो मतलब आंसू उसके झरझर बह रहे थे, बिल्कुल ही टूट चुका था अंदर से। और 4:30 बजे 16 दिसंबर 1971 को ढाका रेस कोर्स पे एक मास सरेंडर हुआ और पाकिस्तान के 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा मास सरेंडर है। तो ये मैंने आपको एक कहानी बताई है उस 1971 की युद्ध की, जिसमें मैं एक बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट मैंने हिस्सा लिया था। आंखों देखा हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके पश्चात देखिए क्या हुआ कि बांग्लादेश तो आज़ाद हो गया, शेख मुजीबुर रहमान को भी उन्होंने छोड़ दिया, वो इधर वापस आए और 93,000 कैदी उनके हमारी गिरफ्त में थे। उनकी औरतें चूड़ियां पकड़ तोड़ तोड़ के रो रही थीं भुट्टो के सामने कि हमारे मर्द वापस लाओ, हमारे मर्द वापस लाओ वगैरह वगैरह। तो खैर बहरहाल वहां पे बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बाहुबल के जोर पे भारत ने एक नए देश का निर्माण किया, बांग्लादेश, और सोनार बांग्लादेश, गोल्डन बांग्लादेश। और फिर मुजीबुर रहमान वहां पे प्रधानमंत्री बने पहले उसके।